हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया के बारे में बता रहे हैं। वेक्टर एरिया कुछ नया नहीं है एक्चुअली। जैसे कोई भी प्लेन सरफेस या कैसा भी सरफेस हो, उसका एरिया निकालना हमें आता ही। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है। जैसे रेक्टेंगुलर सरफेस है तो आपको बताइए एरिया कैसे निकालते हैं, L/B। समझ गए ना। स्क्वायर सरफेस तो साइड का स्क्वायर, या और भी कोई सरफेस है, एरिया निकालना हमें आता है। अब यहाँ पर जरूरी है एरिया का डायरेक्शन। तो बस एक लाइन ध्यान रखनी है, किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। समझ गए ना। जैसे मान लो ये सरफेस है आपका, ठीक है ना। ये सरफेस इस तरह से खड़ा रखा है मैंने, ठीक है ना। इसका एरिया DA है, मान लो कितना है DA। तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, मैंने भी क्या बताया, नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब इस डायरेक्शन होगा इस एरिया का डायरेक्शन। समझ गए ना। नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे मेरे पास मान लो ये कोई सरफेस है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये डिब्बा है, क्यूब कह सकते हो, क्यूबॉइड कह सकते हो। अगर हम ये सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इस साइड में। मतलब एरिया वेक्टर आपको ध्यान रखना है, इस एरिया वेक्टर का यूज जो है ना, हम गाउस लॉ के एप्लीकेशन सब में करेंगे। तो एरिया वेक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। तो कुछ नहीं याद रखना, एक लाइन याद रखनी, किसी भी सरफेस का किसी भी प्लेन का एरिया जो होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अगर सरफेस इस तरह से होता तो उसका एरिया वेक्टर हम इस डायरेक्शन में लेते, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, it is defined as the total number of electric field lines या electric lines of forces passing normal to the surface या perpendicular to the surface placed in electric field। सरफेस कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तभी उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिए, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ electric lines of forces passing perpendicular to the surface in electric field is called as electric flux। ये तो एक बात हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई प्लेन रख दिया आपने, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो हम उनको एक एक लाइन को गिनेंगे। तो आखिर फ्लक्स को कैलकुलेट करने का भी तो तरीका होगा ना, कि फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। यस बिल्कुल है। तो हम लिख रहे हैं हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैथमेटिकली it is equal to the स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E and वेक्टर एरिया ऑफ प्लेन। प्लेन से मतलब है जो सरफेस है उसका वेक्टर एरिया, ए वेक्टर। दैट इज, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर
डॉट ए वेक्टर, सिंपल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब 11th में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था आपने, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर भी ई डॉट ए क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, where theta is angle between E vector and A vector। तो E वेक्टर तो आपको दिख रहा होगा या क्वेश्चन में दिया गया होगा, सरफेस किस तरह से रखा है आपको दिख जाएगा। अपने को सिर्फ निकालना ये है कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, बस इस पे फोकस करना है। किधर बताया था मैंने भी, नॉर्मल टू द सरफेस, तो उस हिसाब से आपको एंगल मिल जाएगा। तो ई डॉट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, इन दोनों के वेक्टर से जो फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों यहाँ वेक्टर दिखता है, उसको लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेक्टर होगा, तो नोट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तो स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको थोड़ा हम डायग्राम से बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स निकालना होता है, तो जहां हमने ए लिया पर वहां पर डी आ जाएगा, तो फ्लक्स भी एलिमेंट्री कहलाएगा। जहां फाई लिखा था वहां क्या हो जाएगा, डी फाई, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस तरह से रखा, ध्यान रखना, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, किधर होगा, अभी बताया था नॉर्मल टू द सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और एरिया वेक्टर किधर है, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ थीटा कितना हुआ, 0। तो इस केस में जो फाई आएगा, अभी आपको बताया था ई डॉट ए, इसको खोलेंगे तो ई ए कॉस थीटा, अब यहाँ थीटा कितना है 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो फाई बराबर आ जाएगा सिंपल सा ई ए, ठीक है ना। हम भी जो बात कर रहे थे कि अगर एरिया की जगह डी ए दिया गया है, तो हम फिर फ्लक्स की कैसे लिखेंगे, डी फाई ई डॉट डी। अगर एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स पासिंग थ्रू निकालना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री एरिया डी ए, हम इस तरह से लिख देंगे, फाई की जगह डी फाई आ जाएगा। फिर हम फाई कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल करेंगे, फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। तो दोनों में कुछ नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर डायरेक्ट एरिया दिया गया तो हमने ई डॉट ए कर दिया, और वहाँ पर अगर एलिमेंट्री एरिया दिया गया तो ई डॉट डी ए करना है आपको, ठीक है ना। डी ए का मतलब भी वो एलिमेंट्री एरिया ही जिससे पास होने वाला हम फ्लक्स निकालते हैं, ये वाला, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी यूनिट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ फ्लक्स। अगर ऐसे हम प्लेन को थोड़ा रोटेट कर दें, हम प्लेन को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे कर दें प्लेन को, देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो ई रहा। अब प्लेन को हमने ऐसे कर दिया, इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा इधर, ऐसे लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब एरिया वेक्टर आपका इधर आ जाएगा, तो ये एंगल कितना बना, थीटा, समझिए ना। प्लेन अगर ऐसे था सीधा, एरिया वेक्टर इधर, प्लेन को हम ऐसे घुमा रहे हैं तो एरिया वेक्टर अपना घूमता चला जाता है, तो बस एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन इतना एंगल बना रहा है, तो जो प्लेन एंगल बना रहा है वो एंगल हमें नहीं लेना। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और प्लेन कैसे रखा है इतना, प्लेन तो परपेंडिकुलर रखा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, लेकिन प्लेन के साथ एंगल हमें नहीं लेना, एंगल किसके साथ लेना, प्लेन पे नॉर्मल डालना है। तो नॉर्मल जो एंगल बनाएगा वो एंगल लेना है। बहुत बार गलती हो जाती है न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन में दिया जाता है अ प्लेन ऑफ एरिया दिस जो भी है प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ सो एंड सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन के साथ जो एंगल दिया जाएगा वो एंगल हमें नहीं लेना। हमें कौन सा एंगल लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन मेक्स एन एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला एंगल हमें लेना, जैसे मैंने दिखाया गया था। यहाँ पर प्लेन को थोड़ा घुमाया, ठीक है ना। अगर प्लेन ये सीधा होता इस तरह से, इस तरह से होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही था। अगर प्लेन इस तरह से, इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ, इधर, मतलब इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बनेगा 90।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एंगल किसके साथ लेना, प्लेन के साथ एंगल नहीं लेना है। प्लेन किस डायरेक्शन में रखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एंगल नहीं लेना। प्लेन की डायरेक्शन देख के हम प्लेन पे नॉर्मल डालेंगे, फिर वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल हमें लेना है, ठीक है ना। अब हम यूनिट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल सा है, फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें पता होती है, एरिया की यूनिट पता है, फाई बराबर हमने भी क्या पढ़ा बेसिकली, ई टू ए। वेक्टर लगाने से यूनिट थोड़ी बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी यूनिट। या इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट हुई मीटर स्क्वायर, एक मीटर गया तो वोल्ट इंटू मीटर। आसान है याद रखना, वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो दोनों तरह से यूनिट आप याद रख सकते हो। एक चीज और बता दें, जो इनकमिंग फ्लक्स होता है, जिसको कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। तो अगर फ्लक्स इनकमिंग है, फील्ड लाइंस अगर अंदर की ओर आ रही है, सरफेस के अंदर एंटर हो रही है इस तरह से, if electric flux is entering like this, तो हम फ्लक्स को क्या लेंगे, नेगेटिव। एंटरिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, वेयर एज आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ध्यान रखना, एंटरिंग फ्लक्स को नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे। तो अब इससे दो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, एक तो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है ये, तो ई और ए अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। 11th में डॉट प्रोडक्ट लेना हमने सिखाया था आपको, यार आपने सबको पता ही है। दूसरा है ई और ए का वेक्टर फॉर्म नहीं दिया गया है, उनकी वैल्यू दे सकते हैं आपको, उनके बीच में एंगल दिया जाएगा, तो आप ई ए कॉस थीटा लगा लो। थीटा आपको दिख रहा है, ई कितना है, ए कितना है। एरिया कई बार डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, तो प्लेन का एरिया निकालना आता है आपको, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, जो भी है वो एरिया को निकालना आता है। तीसरा तरीका, आपको कोई फिगर दे दिया, सिलेंडर है या क्यूब है, तो आपको किस फेस से फ्लक्स निकालना है, उस फेस का एरिया वेक्टर आपको निकालना था, नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आपको हम फ्लक्स के न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ प्लेन ऑफ एरिया दिस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, फाइंड फ्लक्स पासिंग टू द सरफेस। तो आप देखिए, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं, तो हमने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फाई बराबर ई डॉट ए, इससे सिंपल कुछ नहीं है, ई का वैल्यू दिया गया आपको ये 2i के डॉट एरिया वेक्टर 2i प्लस 3j। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, i डॉट i 1 होता है, i डॉट के 0, i डॉट के 0, तो i का i के साथ कर लो, तो i डॉट i 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। यूनिट वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट इंटू मीटर, या दूसरी यूनिट बताई थी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन नीचे है, अ प्लेन ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर प्लेन कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो दिया गया है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो प्लेन कितना एंगल बना रहा है ये हमें ज़रूरत नहीं है, प्लेन का एरिया वेक्टर। प्लेन अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस पर जब हम नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल किसका एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 60 का, क्योंकि प्लेन ऑलरेडी 30 का एंगल बना रहा है। ध्यान रखना, प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है तब हम नॉर्मल डालते हैं तो थीटा कितना मिलता था हमें भी 0। अब प्लेन ऑलरेडी 30 का बना रहा है एंगल, तो प्लेन पे जब हम नॉर्मल डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा 60 का। ध्यान रखना, अगर 60 का एंगल बना रहा होता तो प्लेन का नॉर्मल 30 डिग्री का एंगल बनाता, अगर 0 एंगल बना रहा था तो थीटा 90 आता है, अगर 90 एंगल बनाता तो थीटा कितना आता है 0। मतलब आपको नॉर्मल डालना है, प्लेन कैसे रखा है वो एंगल नहीं लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेन ऐसे रखा तो प्लेन का तो एंगल ये हो गया ना, ये नहीं लेना है, प्लेन पे परपेंडिकुलर डालना है, वो जो एंगल बताएगा नीचे वाला वो एंगल हमें लेना है, ठीक है ना। तो ठीक है, कर लेते इसको।
तो यहाँ पर हमें थीटा कितना लेना है, 30 नहीं 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री आ गया। फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई वॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, से 10 न्यूटन पर कूलम। A plane of area 100 centimeter square makes an angle 30 degree with electric field of 10 Newton per coulomb. Find the flux passing through the plane. तो E की वैल्यू हुई 10, एरिया दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो M के सिस्टम में लगाओ 100 सेंटीमीटर जो हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर -2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। और cos थीटा और 60 हो जाएगा। ये देखिए 3 जीरो हो गए, 1 जीरो, तो 10 की पावर -1 बचा यहाँ पर। और cos 60 कितना होता है, sin 30 जो होता है वही cos 60 होता है हाफ। तो आंसर आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -1 या 0.05 है ना, इस तरह से वोल्ट इंटू मीटर। अब हम कुछ डायग्राम लेकर के क्वेश्चन समझाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। डायग्राम में भी कुछ नहीं, कोई भी डायग्राम होगा, जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना उस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए जैसे सपोज सिलेंडर, एक सिलेंडर है हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, इसको हम S1 ले लें सरफेस को, इसको मतलब S2 ले लें और इसको ले लें S3। तो हम तीनों से फ्लक्स बताएंगे और फिर हम टोटल कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अगर हम S1 सरफेस की बात करें तो देखिए इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, सिलेंडर इस तरह से रखा है, इस तरह से एरिया वेक्टर इधर नहीं होगा ना, नॉर्मल टू द सरफेस, समझ पा रहे हो ना, सिलेंडर को ऐसे रखा है सिलेंडर, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर इस साइड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे दिया गया, तो S1 की अगर बात करें, फाई S1 फार्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ 0 है, मतलब ई ए कॉस 0 हो जाएगा ई, और एरिया हमें ए ही दिया गया, ए कॉस 0 कितना होता है 1, तो हो गया फाई S1। इधर आ जाओ फाई S2, S2 से फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर दिया गया, ये दिया गया इधर, और इस डायरेक्शन में ना ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया वेक्टर और ई वेक्टर। थीटा कितना हो गया 180, ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 -1 होता है, तो आंसर आएगा माइनस का ई ए, ये फाई S2 हो गया, ठीक है ना। अब अगर फाई S3 चाहिए इस सरफेस के लिए, फाई S3 इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये पेन समझ लो, ये सिलेंडर है, इसका एरिया वेक्टर इधर था, इसका एरिया वेक्टर इधर है। अब ये जो आपका कर्व सरफेस दिख रहा है, इस पर हम कहीं पर भी एरिया, जैसे इसको सरफेस को मान लें, इसका एरिया वेक्टर किधर आ गया, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, थीटा कितना हुआ 90, इस सरफेस को लें, एरिया वेक्टर किधर आ गया, इधर, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो थीटा 90 ही बनेगा। तो फॉर सरफेस S3 ये तो इधर है और ये किधर आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस, इधर या पीछे या नीचे, इसके साथ 90 का एंगल बनेगा। तो फाई S3 हो जाएगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो टोटल फ्लक्स अगर निकाला तो फाई इक्वल टू फाई S1 फाई S2 प्लस फाई S3। फाई S1 कितना है ई ए, फाई S2 कितना है माइनस का ई ए, और फाई S3 कितना है 0। तो अल्टीमेटली टोटल फ्लक्स कितना आएगा 0 ही आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको दो तरीके से करता हूँ, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा चेंज है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिए। क्यू आपको क्यू दिख रहा है, ये इस तरह से रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में दिया जाएगा आपको। अगर हम क्यूब की बात करें, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा। जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन की बात करें, मेरे सामने क्यूब है, एक्स डायरेक्शन का आप यूँ मान लो, तो इस फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा 0 होगा। और इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में, मतलब उधर ही होगा, और एरिया वेक्टर इधर होगा, तो थीटा 1/2 होगा। बाकी सभी सरफेसेस के लिए थीटा 90 आएगा। अभी आपको दिख जाएगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया गया, ई बराबर दिया गया है ई नॉट एक्स आई के, ई नॉट एक्स आई के, ध्यान रहे, यहाँ लिख देता हूँ, ई बराबर ई नॉट एक्स आई के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 होगी, माई इलेक्ट्रिक 0 होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, माई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ ई होगी, वहाँ ई नॉट ए हो जाएगा इलेक्ट्रिक। ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू, ये ओरिजिन है अपना, यहाँ पर एक्स कितना है 0 0। अगर यहाँ की बात करें तो एक्स कितना होगा, जितनी इस क्यू की साइड है, क्यू की साइड ले ली हमने ए ले ली, और ए की जगह कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है, 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमने फिलहाल ए लिया है। तो ए लेने का मतलब है, देखो ए बी सी डी एफ जी एच और अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में मैंने क्या बताया आपको, आमने सामने के फेस ही तो देखने हैं, बाकी सबके लिए थीटा कितना होगा 90। अब अगर हम फ्लक्स ये निकालेंगे, फ्लक्स ए बी सी डी, अब ए बी सी डी सरफेस को देखें, इस वाले को, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और इसका एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, इधर ही आएगा ना एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस, थीटा कितना हो गया 0। तो ई डॉट ए जब लगाएंगे तो ई डॉट ए आएगा, या ई ए cos 0 डायरेक्ट वैल्यू, ई की वैल्यू डालो ई नॉट एक्स। अब ध्यान रहे ई नॉट एक्स को दिया गया और एक्स बराबर कितना आएगा ए। जब आपका ये सरफेस की बात हो रही है, ये सरफेस, तो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, जितनी इस क्यूब की साइड है, ये क्यूब की साइड ही तो है ना, ये क्यूब का ही क्यूबिकल सरफेस है ना। अगर हम आप यहाँ खड़े हो इस जगह पर इस तरह से, तो एक्स बराबर कितना होगा ए, और ए की जगह एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, क्योंकि क्यूब का जो फेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड पे, तो ए स्क्वायर जो थीटा 0 ही है, ई जिधर है उधर ही ये है, तो आ जाएगा आपका ई नॉट और ए क्यूब बन जाएगा 5 ए बी सी डी, राइट। अगर हम 5 ई एफ जी एच लिखें, 5 ई एफ जी एच, अब देखो ई एफ जी एच के लिए एरिया कितना आ जाएगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में थीटा कितना होगा 180, फिर जाएगा माइनस का ई ए कॉस 180 माइनस का 1 होता है, इसलिए माइनस ई ए, यहाँ पर ई ए था, ई ए क्यों कॉस 0 कितना होगा 1, ई ए और ए की वैल्यू हमने डाल दी थी, अब यहाँ माइनस ई है। अब एक चीज, अगर ई डिपेंडेंट नहीं होता तब तो जो आंसर इसका आता वही आंसर इसका आता, केवल माइनस साइन लगाना था, लेकिन यहाँ पर चूंकि ई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना है 0, यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो, तो ई की वैल्यू जब डालेंगे ई नॉट एक्स और ए की जगह ए स्क्वायर, यहाँ एक्स बराबर कितना आएगा 0, तो फ्लक्स कितना आएगा 0। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑन एक्स होता, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता,
तो इस वाले फेस का जो फ्लक्स आता है वही इस वाले का आता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होता है और इस वाले के लिए एरिया वेक्टर इधर होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको ढंग से क्वेश्चन करने हैं और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। वीडियो को लगातार देखते रहिए। एक बार में समझ नहीं आए 2 बार लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।